अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असलान खोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम द टॉक शो। पाकिस्तान के पॉलिटिकल मसाइल, हर चीज़ अब पॉलिटिकल मसाइल से जुड़ गई है। हमें लगता था कि शायद इलेक्शन हो जाएंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इलेक्शन हर मसले का हल है। पाकिस्तान के इकॉनमी मसाइल का भी हल है, पाकिस्तान के डिप्लोमेटिक लाइन्स पर जो मामला चल रहे हैं उसका भी हल है। फिर हम देखते हैं कि इस खित्ते में पाकिस्तान की अहमियत और पाकिस्तान की अहमियत को लेकर दुनिया भर कैसे देखती है। अगर पाकिस्तान में पॉलिटिकली यानी सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा तो दुनिया भर के लिए पाकिस्तान कैसा होगा, और फिर पाकिस्तान के लिए दुनिया भर का फेस क्या होगा। जहाँ पर कश्मीर का मसला हो, जहाँ पर फ़लस्तीन का मसला हो, जहाँ पर हमारी टेंशन अफ़गानिस्तान के साथ राइज़ होती हो, जहाँ पर भारत आपके पड़ोस में बैठा आपके ख़िलाफ़ साजिशें करता हो, वहाँ पर मुल्क के अंदर अगर सिक्योरिटी इशूज़ जन्म लेना शुरू कर दें, पॉलिटिकल इशूज़ जन्म लेना शुरू कर दें, इलेक्शन के बाद इस्तेहकाम ना हो, फॉर्म 45 और 47 की गूंज आज तक सुनाई दे रही हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे कोई भी हो। हसन मुर्तज़ा साहब गुज़िश्ता कुछ दिनों में हमारे प्रोग्राम में थे, बारहा ये कह कर गए कि मेरे अपने मसाइल हैं। फिर पीटीआई इस पर बहुत ज़्यादा बात कर रही है। अंडरस्टैंडिंग क्या है इस वक्त गवर्नमेंट और पीटीआई में? शराइत पेश की हैं कुछ जैन कुरैशी साहब ने, लेकिन वो शराइत किस किस्म की हैं, क्या उन पर कोई बात हो सकती है? और दूसरी तरफ DGISPR ने वाज़े तौर पर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो कहा कि 9 मई के हवाले से सब चीज़ें वाज़े हैं, उस पर किसी जुडिशल कमीशन की ज़रूरत नहीं है। तो क्यों फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस पर आगे बढ़ के माफ़ी नहीं मांग पाती? और फिर गवर्नमेंट के साथ डायलॉग में क्या इशू है? कहा तो ये जाता है कि हम हर सियासी तबके के साथ डायलॉग करने को तैयार हैं, फिर कहते हैं कि जी फॉर्म 47-45 पर डाका मारने वाली गवर्नमेंट से हम बात नहीं करेंगे। तो फिर कौन से सियासी तबके या हल्के रह जाते हैं, ये भी आज पूछेंगे। और जो किर्गिस्तान में हो रहा है तलबा के साथ, पाकिस्तानी तलबा अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। वहाँ पर एक माहौल इतना ख़तरनाक बन गया है तालिब इल्मों के लिए भी और वहाँ के रिहायशी पाकिस्तानियों के लिए भी। मेरी अभी थोड़ी देर पहले किर्गिस्तान में बात हो रही थी, वहाँ पर एक शख्स हैं जो बहुत बुरे तरीके से वहाँ फंसे हुए हैं। उन्होंने मुझे सारे माहौल के बारे में बताया, तो जाकर मेरी अंडरस्टैंडिंग हुई कि आखिर मामला वहाँ हो क्या रहा है। कुछ स्टूडेंट्स की लड़ाई थी जो फैलते फैलते फिर एक कम्युनिटी की लड़ाई में बढ़ गई है और वहाँ पर लोग बहुत परेशान हैं। गवर्नमेंट उस पर क्या कर रही है? हमारा सिफारत खाना उस पर किस तरह से काम कर रहा है? राइट्स इतने बढ़ गए हैं और सिफारत खाना अब तक ये कह रहा है कि हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं, सारी सिचुएशन पे नज़र रखे हुए हैं। नज़र रखे होते तो पाकिस्तान के वहाँ रहने वाले पाकिस्तानी जिनके पास वर्क वीज़ा हो या जिनके पास स्टूडेंट वीज़ा हो, और उन्हें क्यों नहीं वहाँ से सेफ़ एग्ज़िट मिल रहा? क्या करना पड़ेगा हमें? बहुत सारी चीज़ें हैं पाकिस्तान की सियासत को लेकर, ख़ास तौर पे फेडरल और केपी के जो तनाव बढ़ता जा रहा है और जिस तरह से बयानबाजी हो रही है, इस पर फिर एक पॉलिटिकल हिस्सा ऐसा हो गया है जो अदालत के सामने खड़ा होने को तैयार है। क्या वजह है, क्यों ऐसा हो रहा है? कभी कुछ और कभी कुछ, हर चीज़ कभी कुछ और कभी कुछ के पैराए में पनप रही है, लेकिन पाकिस्तान के मसाइल हल नहीं हो रहे। आम आदमी को इससे कुछ नहीं है कि ऊपर अदलिया के लिए क्या मामलात खड़े हो रहे हैं, सियासतदानों के लिए क्या मामलात खड़े हो रहे हैं। आम आदमी को है कि मेरी जेब में क्या आ रहा है, मेरी ज़िंदगी में क्या सुकून आ रहा है, मैं अपना गुजारा कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। किसी का फॉर्म 45 हो या 47 हो, मुझे उससे क्या लेना देना? मैंने तो अपने वोट का हक इस्तेमाल कर दिया। अली बुखारी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ मौजूद हैं। फॉर्म 45-47 खुद भी मसाइल से दो चार हैं, तो मैं ज़रा बात करूँगा इस पर भी। राजा कमरुल इस्लाम साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से हमारे साथ मौजूद हैं। मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। बहुत शुक्रिया सर तमाम हज़रात का। अली बुखारी साहब, फॉर्म 45-47 को लेकर हम इतने हैरान हैं कि इलेक्शन के बाद भी ये मसला चला जा रहा है। किस तरफ ऊँट बैठेगा, किस करवट, कब बैठेगा? हम तो इसी पे फंस गए कि इलेक्शन के बाद मसाइल हल होंगे। ये तो मसाइल का अंबार ही निकला है। बहुत शुक्रिया अरसलान आपका। नंबर 1 ये है कि व्हाट इज़ फॉर्म 45 एंड व्हाट इज़ फॉर्म 47। बड़ा समझने की बात आई, बड़ी तसल्ली से आपको बताऊंगा 1 मिनट में। इलेक्शन एक प्रोसेस है जो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत होता है। मीनिंग भाई आपका वोट आपके नुमाइंदे के पास जाए और जो नुमाइंदा जीतता है आपकी वोट से, वो आपके हलके के लोगों को रिप्रेजेंट करे कानून साज असेंबली में बैठ के और लेजिस्लेशन करे आप लोगों के लिए। ठीक है। मीनिंग भाई अगर अल्लाह ने इंसान को नायब पैदा किया और उसके बाद आपने अपने ऊपर अपना पसंदीदा जिसको आप पसंद करते हैं उसको एक नायब मुकर्रर करके असेंबली में भेजा, जहाँ पर 99 नाम अल्लाह के लिखे हुए हैं ऊपर, और वो हलफ उठाता है कि मैं इस मुल्क के साथ, इस कौम के साथ आप लोगों की वोटों का ईमानदार रहूँगा। उस प्रोसेस के अंदर जिसको फॉर्म 45 कहते हैं वो एक उसका हिस्सा है। फॉर्म 45 ये होता है कि आपके फॉर एग्जांपल मेरा NA 48 है, यहाँ से मेरे 261 पोलिंग स्टेशन थे, हर एक पे मेरा पोलिंग स्टाफ बैठा हुआ था। मेरा वहाँ पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर भी बैठा हुआ था, असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर भी था। मेरे मुकाबले में जितनी पार्टियाँ थी आज़ाद थे 39 बंदे थे, सबके बंदे बैठे हुए थे।
आखिर में वहाँ पर बॉक्स खुलता है, सबके सामने गिनती होती है, गिनती होने के बाद वो पूरे का पूरा प्रोसेस करने के बाद लिखा जाता है सैयद मोहम्मद अली बुखारी PTI कैंडिडेट, इतने वोट, नून इतना, आज़ाद इतने, वो सारे के सारे करके उस पर सबके साइन लिए जाते हैं। ठीक, साइन ले के उसकी स्नैपशॉट ली गई। 38 करोड़ रुपए का सिस्टम लिया इस दफ़ा आपके इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। अब वो ले के मैंडेटरी है, वो आप भेजेंगे, हर असिस्टेंट और उसने जो है भेजे हुए हैं RO ऑफिस में। देन उसके बाद वो आपको देते हैं, आप लेकर जो वहाँ पर आपका एजेंट बैठा होता है मेरे पास आता है। मैं पाकिस्तान का वाहिद शख्स हूँ जिसको रात को 11 बजे 261 पोलिंग स्टेशन के पूरे फॉर्म 261 मेरे पास थे। जश्न हुआ, वहाँ से आपके बिल्कुल पड़ोस में यहाँ पर RO ऑफिस तक गए, वहाँ पर आगे रेंजर्स खड़ी थी, उन्होंने फॉर्म 47, व्हाट इज़ फॉर्म 47, फॉर्म 45 बता दिया आपको। अब वो जो फॉर्म मेरे पास उठाया हुआ है वो मेरे अलावा जितने कैंडिडेट हैं सबके पास उठाया हुआ है। ठीक है। देन आप RO ऑफिस जाते हैं, RO ने वहाँ बैठ के ये करना होता है, सिंपल कैलकुलेटर मारना होता है, 5 या 7 मिनट से ज़्यादा का काम नहीं, 10 मिनट का काम नहीं होता। वो वहाँ पर कैलकुलेट करता है, सारे कैंडिडेट्स या उनके नुमाइंदे बैठे होते हैं, उन्हें कहता है जी ये आपका प्रोविजनल आपका ठीक है, टोटल वोटिंग ये प्रोविजनल लेटर है आपका, आप जाए, आप जीत, दैट्स इट। हुआ क्या? और वो आपके मौजूदगी में होता है। उसके लिए मैंडेटरी रिक्वायरमेंट ऑफ द लॉ है कि आप वहाँ पर मौजूद होंगे या आपका नुमाइंदा मौजूद होगा। ठीक है, अंदर ही नहीं कैंडिडेट जाने और दिया, जाके वहाँ पर आपने खड़ा कर दिए, आ गई, अंदर जाने नहीं दिया, जाके खुद ही रिजल्ट 5 बजे तक हम जीत रहे थे। आपके मीडिया ने 31,000 की लीड मेरी बताई हुई है लास्ट, और 46,000 मेरी पूरी लीड है। 37 यूसी हैं, 37 की 37 में जीता हूँ। नाउ मेरे मुकाबले में उसके बाद हमने पटिशंस फाइल की। अब फॉर्म 45 आपकी इमानत है भाई, फॉर्म 45 हल्के की वोटर्स की इमानत है, और वो सारी सोशल मीडिया पे, वो सारी हाई कोर्ट्स में, ट्रिब्यूनल्स में हुआ। मेरे केस में सबसे पहले स्टे ऑर्डर ग्रांट हुआ ECP ने, ड्यूरिंग स्टे ऑर्डर। हाँ जी, आप लगी, आपके तो बड़ी पिटीशंस लग गई, उसके आपका बाद तो फिर भी ड्यूरिंग स्टे मामला आगे ऑर्डर, मैं बढ़ वही गया। अर्ज कर रहा हूँ, ड्यूरिंग स्टे ऑर्डर हमारी जो है वो ECP के नीचे RO जो खुद मुकर्रर किया हुआ है उससे नोटिफिकेशन कर दिया। फिर ICA के अंदर दोबारा हम गए, ICA ने फिर उसको कहा ये कैसे कर दिया आपने। तो रूल्स रेगुलेशंस की तो धज्जियाँ ही उड़ा दी गई ना। और अब इस डेट पे जो 20th को आ रही है, ट्रिब्यूनल के सामने चल रही है। ऑनरेबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि भाई अपने अपने फॉर्म सारे के सारे इंक्लूडिंग ECP सबमिट कर दें। हमने एप्लीकेशन दी, ECP में हमें टेस्टेड कॉपीज़ दें, नहीं दी। हमारी रिट अलाउ हुई कि टेस्टेड कॉपीज़ दें, इनको सारी इनवॉइस सील दें, जो मेरा राइट है यार कि आपने जो किया मुझे दें तो सही। 7 दिन में 14 दिन में दैट इज़ ड्यूटी बाउंड ECP के वो लगाए, जो भी उनके अपलोड करे फॉर्म्स, 2-2 महीने 1.5 महीने अपलोड नहीं किए गए। सो अब बात यह है कि आपकी सारी चीज़ को सम अप करूँगा तो ये जो फॉर्म 45 के बेसिस पे जो जीता हुआ MNA होता है वही होता है। फॉर्म 47 के बेस पे जीता हुआ MNA कोई नहीं होता। यही वजह है कि आज सारे हल्के में, इलाके में, इस्लामाबाद आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी आप देख लें, मेरे गाड़ी में जाके चेक करें, इन्विटेशन चेक करें, उस पर लिखा होता है कि MNA 48, बिकॉज के लोगों ने वोट दिए ना। मेरे पास फॉर्म 45 कैसे आया? जो वहाँ पर आपका नुमाइंदा बैठा हुआ बिल्कुल ठीक वो है। लेकर आया। सो अब जब तक वो चीज़ें क्लियर नहीं होंगी तो आपका जो जिसको लोगों ने, अवाम ने इलेक्ट ही नहीं किया हुआ, बगैर इलेक्शन से वो घर जाके सो गए, सुबह पता चला जी कि 6 बजे जीत गए, तो उन्होंने बैठे क्या लेजिस्लेशन करनी है यार? उनका इंटरेस्ट क्या है मुझे ये बता दें। मतलब उनका आपके साथ क्या इंटरेस्ट है जबकि आपने पूरे कॉन्स्टिट्यूंसी आप हार गए, एक यूसी नहीं जीत सके, अपने घर की जगह से आप हार गए, देन अब आप बैठ के वहाँ पर क्या करेंगे? अब वहाँ बैठ के आप खामोशी से सुनेंगे, वापस आ जाएंगे, वोट कास्ट करेंगे, आवाम से क्या लेना देना उनका? राजा अवामी खबर साहब नुमाइंदा तो आपके साथ बैठे हैं। क्या लेजिस्लेशन करेंगे, क्या आवाम के साथ लेना देना है? अली बुखारी साहब कह रहे हैं जी जिनका फॉर्म 45-47 वाले मामलात हैं वो किस तरह से लेजिस्लेशन और अवामी बात करेंगे, क्या इंटरेस्ट है? देखें, तनाज़ा कोई भी हो, कानूनी हो, समाजी हो, सियासी हो, उसके लिए एक सिस्टम बना हुआ है और उसका एक जज, एक रेफरी, एक आप ठीक कह है, रहे इलेक्शन अंपायर ट्रिब्यूनल होता है, मौजूद है। वो मौजूद हैं। अगर कहीं कोई ऐसी चीज़ होगी तो आज ना सही 20 मई को, ना सही 20 जून को, मेरे ख्याल में 120 दिन है ना, 20 जून नहीं, 120 दिन तो खैर हैं, लेकिन आप देखेंगे पाकिस्तान का जो क्रिमिनल प्रोसीजर है और जो हमारा ओवरऑल इसका कोड है वो ऐसे ही है। लेकिन आप देखें कि टाइम लिमिट केस जो डे टू डे प्रोसीडिंग्स वाले हैं वो भी चूँकि लोड है अदालतों का, तो आज तक 120 दिन में अगर कोई इलेक्शन पटिशन, अभी तो चलें शायद कोई बहुत ज़्यादा बकौल हमारे दोस्तों के कोई बहुत ज़्यादा शायद अंधेर हो गया हो, लेकिन इससे पहले भी जितने इलेक्शन हुए हैं, अगर 120 दिन में कोई एक भी फैसला हुआ है तो ला के दिखा दें। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में टाइम लगता है, उसमें कानूनी चीज़ें वकला उठाते हैं। और आप देखें कि 2018 में आप लोगों की भी यही शिकायत थी। 2018 में मैं तो खैर उस वक्त
इलेक्शन में मैं जिस्मानी रिमांड पे था नैब के। इन्होंने तो चलें आपने ढोल तो सुने वो बाद में जो भी रिज़ल्ट हुआ, लेकिन हम तो वो भी नहीं सुन सके। तो उसमें भी पिटीशंस जो हैं वो पेंडिंग थी, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त एक गालबन ऑर्डर ऐसा आ गया था जिसमें ये था कि बस ये जो दरवाज़ा बंद है, शट है, ये शट है, इसके बाद हमारी तो वो भी नहीं सुनी गई थी पिटीशंस भी। तो ये चीज़ें महल है इन पे फैसला बजाय इसके कि हम यहाँ पे डिबेट करें और मैं कोई ऐसी बात करूं जिससे किसी और के दिल पे वो कोई उसकी वो हो या किसी और की तरफ से हमारी हो, तो महल है इसको रेफरी पे छोड़ देना चाहिए। चले और इसको वो छोड़ते हैं, लेकिन फैसला आ हमारे जाएगा। आज के जो मसाइल हैं ना वो बिल्कुल अलग हैं सर। उस पर आज आप सारे लोगों से बड़ी अहम डिबेट भी करनी है, बात भी करनी है, समझने की मैंने कोशिश करनी है। बतौर पॉलिटिकल पार्टीज जब अपोजिशन का रोल हो तो क्या होना चाहिए, बतौर पॉलिटिकल पार्टी गवर्नमेंट का रोल हो तो क्या होना चाहिए, टुवर्ड्स अपोजिशन, टुवर्ड्स आवाम और टुवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ एक्चुअल इशूज़। अच्छा इख्तियार साहब, मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब, सर अभी तक हम इससे ही नहीं बाहर आ पाए, फॉर्म 45-47 से किन मामलात की तरफ चल निकले हम? मैं अपने साथी की बात से तायद करूंगा कि जिन्होंने कंप्लेंट्स थी, एतराज़ात थे, उन्होंने इलेक्शन ट्रिब्यूनल में वो वक्त पे चले गए हैं और वहाँ तरजीह बुनियादों पे हेयरिंग हो रही है और उसमें तमाम एविडेंसेस वगैरह इसमें प्रोविज़न है पेश किए जाएंगे। और अगर कहीं पे कोई रिगिंग है या कोई मैनिपुलेशन है, माल फंक्शन किए गए हैं, तो वो चीज़ सामने आ जाएगी। हमें इस वक्त लोग जो असम्बली में मौजूद हैं और उनके लोगों ने उनको बड़ी उम्मीदों से मैंडेट दे के भेजा है, वो हर उनकी वापसी पे उनसे पूछते हैं कि नई मुलाजमतों का आपने वायदा किया था कि उसका क्या हुआ, महंगाई के कम होने का आपने वायदा किया था उसका क्या हुआ, अफरात ज़र की कमी का क्या हुआ, आप बिजली गैस की कीमतें कम करने का वादा किया था आपने, उसका क्या हुआ। तो हमारे पास जवाब नहीं होता। हमारी आपस की जो चलखलिस है यही नहीं ख़त्म हो रही। इस वक्त मुल्क जिस लॉ एंड ऑर्डर की ख़तरनाक तरीन सूरत हाल से दो चार है, मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में वो नहीं देखी। आप आज़ाद कश्मीर के मसले को शुरू कर लें, वहाँ इंडिया अपना काम कर रहा है और अभी आपने देखा बिजली और आटे की कीमतों पे दो एहतजाज हुआ था। हालांकि प्राइम मिनिस्टर साहब ने प्रायोरिटी की बुनियाद पे उनके दोनों मुतालबात उनके माने हैं, लेकिन अभी भी वो रॉयल्टी जो हाइड्रो पावर की उसके ऊपर उनका स्टांस है और वो मांग रहे हैं। फिर बलूचिस्तान की सूरत हाल नहायत गंभीर है। बलूचिस्तान वो इलाका है जहाँ पे रिकॉर्ड है कि ने पाकिस्तान के साथ सोने और तांबे निकालने का वादा करा हुआ एग्रीमेंट है और सऊदी अरब इसमें पाकिस्तान के हिस्से का एक पार्ट लेना चाह रहा है। पाकिस्तान आए थे वो लोग किस तरह से जेब में हाथ डाल सकते हैं कि जब वहाँ पे हालात इतने ज़्यादा ख़राब हैं बलूचिस्तान में कि जिसमें कोई सिक्योरिटी नहीं नज़र आती, कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं नज़र आता। फिर KPK में जो इन्होंने चीफ मिनिस्टर बनाए हैं गंडापुर साहब को, उनकी और गवर्नर साहब की वर्किंग रिलेशनशिप ज़ीरो है और गंडापुर साहब ने जो KPK हाउस पंजाब इस्लामाबाद में था उस पर कब्ज़ा कर लिया, उसके एनेक्सी विंग बंद कर दिए कि गवर्नर साहब इस्लामाबाद में उसको इसमें नहीं इस्तेमाल कर सकते। इसी तरह आप और जगहों पे भी देखें। मैं समझता हूँ इस वक्त कौमी मफादात में ज़रूरी है तमाम सियासी जमातों के लिए कि खुदारा वो बैठ के डायलॉग करें। वो ये ना कहें कि जी हम इस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे, हम आर्मी से बात करें। डायलॉग हमेशा होते हैं सियासी जमातों के आपस में, कुछ दो कुछ लोग की बुनियाद के ऊपर। और पूरा पाकिस्तान चाहता है मुल्क में सियासी इंतशार ख़त्म हो, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ख़त्म हो और उसके लिए हमें अपना किरदार अदा करना होगा। ये जो शिकायतें हैं, एतराज़ात हैं, ये चलते रहें, हमें एतराज़ नहीं है, लेकिन जो लोग हाउस में हैं वो अपना किरदार अदा कर रहे हैं। हाउस चलने नहीं दे रहा है, रोज़ लड़ाइयाँ, रोज़ बदतमीज़ें, रोज़ एहतजाज, रोज़ डाइस का घेराव। तो
इस तरह से तो मामला नहीं चलते। मैंने इतनी गंभीर सूरत हाल पहले कभी नहीं देखी। मिर्ज़ा साहब, अब कुछ लोग इस दो की आप बात कर रहे थे, कुछ देने को तैयार है गवर्नमेंट? देखें, अगर कोई ऐसी जायज़ चीज़ है जिसमें कौमी मफादात हैं, पाकिस्तान का इंतशार जो है, जो कौम तकसीम होती जा रही है, इदारों के ऊपर हमले हो रहे हैं, सोशल मीडिया में फेक न्यूज़ जो है वो बदनाम कर रही हैं, पीटीआई वाले इस सिलसिले में मास्टर हैं, तो ये चीज़ें मुल्क को नुकसान पहुंचा रही हैं। आप बैठ के बात करें जमहूरियत को कैसे लेके जाना है, आप बात करें क्या तरजीहात हैं, IMF का एग्रीमेंट हम साइन करने जा रहे हैं, मज़ाकरात शुरू हो गए, उस पर आप बात करें। मिसाल के मईशत हमने कहा कि 4-5 बड़े इश्यूज़ पे, जिसमें सर्कुलर डेट है, जिसमें PIA की प्राइवेटाइजेशन है, जिसमें नुकसान में चलने वाले इदारे हैं, बिजली गैस की कीमतें, सनतों को 9 सेंट बिजली देना है ताकि एक्सपोर्ट आपकी बढ़ सके। ये सब चीज़ें हैं जो आप इन पे तो कम से कम इत्तेफाक हम कर सकते हैं मुल्की मफादात पे। ठीक हो गया। लेकिन वहाँ जहाँ जो चीज़ देखने में आ रही है वो कहते हैं जी ना हम खेलेंगे ना खेलने देंगे, और ये एक हटदर्मी है, ये लोगों में मायूसी फैला रहा है, डिसअपॉइंटमेंट हो रहा है। अच्छा, तो इसको मैं समझता हूँ मेरी रिक्वेस्ट से ख़त्म होना चाहिए। अली बुखारी साहब, जैन कुरैशी साहब ने भी कहा जी कि हम तैयार हैं बात करने को, मतलब बुनियाद नहीं समझ आ रही मुझे। अगर बात करने को तैयार हैं इस वक्त मुल्क के हालात देखकर, किस बुनियाद पे करने को तैयार हैं? वो शराइत ऐसी हैं कि जिस पर बात सियासतदानों से तो होनी ही नहीं है। सियासी लोगों से बात करने के लिए कुछ सियासी मुतालबात तो हो ना सामने कि ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। आप रिफॉर्म्स की बात कर लें, इलेक्शन रिफॉर्म्स पर आपकी गवर्नमेंट थी तो ये लोग परेशान थे, इनकी गवर्नमेंट है तो आप लोग परेशान हैं। ये तो चलता रहता है हमारे यहाँ, हम तो यही देख रहे हैं जब से मैंने होश संभाला या मैंने इससे पहले की जितनी तारीख पढ़ने की कोशिश की तो यही होता चला आ रहा है हर इलेक्शन पर। तो कुछ लो और कुछ दो क्या होता है? देखें असलान, जो इलेक्शंस की बेसिक टर्मिनोलॉजी है और जो कॉन्स्टिट्यूशन आपको कहता है वो कहता है फेयर, फ्री एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन। साफ शफाफ इलेक्शन जो है वही रिप्रेजेंटेशन देते हैं लोगों के, तभी मुल्क सीधा चल सकता है, तभी कानून साजी हो सकती है। 2018 और 2024 का मुवाजना नहीं कर सकते आप। देखें अब जी बिल्कुल भी नहीं कर सकते। RTS सिस्टम बैठ गया, EMC सिस्टम यहाँ पर बैठ गया भाईजान, और ऐसे नहीं बैठ गया। 38 करोड़ रुपया दिया हुआ है, मैंने मेरी रिट मौजूद है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, मैंने कहा EMC सिस्टम की कॉपी दें मुझे, हर चीज़ सामने आ जाएगी। हर असिस्टेंट और हर जो आपका प्रिजाइडिंग ऑफिसर था उसने उस टाइम पे कर दिया, वहाँ से रिजल्ट पेस्ट और साथ भेज दिया, को दे दें कॉपीज, बात ही खत्म हो जाती है। अच्छा, अब 220 दिन की तो बात ही नहीं है। वापस कुछ लोग दूसरी चीज़ मैं बताऊँ, देखिए मैं अब आपको बताता हूँ, सियासत में हमेशा गुफ्त शनीद के दरवाजे बंद नहीं किए जाते, लेकिन कंसर्न लिजिटिमेट लोगों से 17 सीटें लेकर आप प्राइम मिनिस्टर बन जाएं, आपकी अपनी सीट्स, मियाँ साहब की जो बड़े मियाँ साहब की सीट है उसको देख लें, जितनी वोट डली है उससे, वो टोटल हल्के की वोट है उससे ज़्यादा कॉस्ट होगी। 3 फॉर्म 47 पड़े हुए हैं यार, फॉर गॉड सेक। मतलब ये चीज़ें नज़र आ रही हैं अगर सामने आपको, तो आप उसको कैसे कह सकते हैं कि यार ये सही है और ट्रांसपेरेंट और उनसे बात हो जाए। नंबर 2 जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, अभी भाई ने बात की कि किससे बात हो किससे ना हो, यार हमने तो कोई क्वेश्चन रेज नहीं किया। बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने कतर में जाके परवेज़ मुशर्रफ साहब से गुफ्तगू की थी, दैट वाज अ पार्ट ऑफ अ रिकॉर्ड। हमने तो कभी नहीं कहा कि मियाँ साहब जो हैं वो जब बेनज़ीर भुट्टो वाज प्राइम मिनिस्टर और मियाँ साहब जो हैं जब मियाँ साहब जो हैं, मैं इनका जवाब दे रहा हूं, हालात डिफरेंट थे। मैं थोड़ा सा आपको ना, उसके हालात ये थे कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल पार्टीज़ की रेस्टोरेशन होनी थी, वो रेस्टोरेशन के लिए वो मुलाकात या वो बात हुई। उसके बाद आपने देखा कि एक के लिए नहीं की, पीपल्स पार्टी के लिए, उसमें पीपल्स पार्टी भी थी, उसके अंदर नून लीग भी थी, उसके अंदर दीगर जमातें भी थी। तो मैं इसको थोड़ा सा करेक्ट कर दूं, थोड़ा सा मैं आपसे डिसएग्री करता हूं इसके ऊपर। जो चार्टर और डेमोक्रेसी था वो पॉलिटिकल पार्टीज़ के दरमियान था। जो कतर जाके मुलाकात हुई थी, कोई पॉलिटिकल पार्टी उसमें पीपल्स पार्टी के अलावा शामिल नहीं थी। खालिस्तान बेनज़ीर भुट्टो साहबा गई थी और वहाँ जाकर उन्होंने मुलाकात की थी जी। अब नंबर टू चीज़ मैंने आपको क्लियर कर दिया, व्हाट्सएवर द रीज़न है, लेकिन पीपल्स पार्टी वहाँ मौजूद थी। एंड नंबर 2 चीज़ आपको बता दूँ, अच्छा तारीख थोड़ी सी देखें ना तो आपको पता चलेगा कि हर चीज़ उठा के PTI पे फेंक दी जाती है। ये शुरुआत कहाँ से हुई? मियाँ नवाज शरीफ वॉज CM पंजाब, बेनज़ीर भुट्टो वॉज प्राइम मिनिस्टर, रिसीव नहीं करते होते थे उनको, जाते नहीं थे उनको लेने के लिए। ये बुनियादें तो आपने डाली हुई हैं, ये इन्हीं पार्टीज की बात है। अब बिल्कुल नहीं अच्छी रवायत, अब बिल्कुल नहीं अच्छी रवायत, लेकिन आप ड्यू राइट दें तो तब आप CM को ड्यू राइट ना दें
वो कह रहा है भाई मेरे हिस्से के पैसे हमें दें, हम लोगों को तरक्की करें, आप ना दें, और आप कहें जी हम चला लेंगे इसके अंदर, हम कभी कहें अब हम एमरजेंसी नाफज कर देंगे, गवर्नर पावर्स यूज़ कर देंगे। ऐसे नहीं चलता होता। पॉलिटिकल सिस्टम को पॉलिटिकल विजडम से चलाया जाता है, और पॉलिटिकल विजडम ये नहीं होता कि आप किसी की हक तलफी करके ना हक को वहाँ बैठा दें और कहें जी अब तुम चलाना शुरू कर दो। तो दिस इज़ नॉट अ डेमोक्रेसी। ये जमहूरियत नहीं होती। जमहूरियत कहते हैं गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। जब वहाँ पर आपका नुमाइंदा ही नहीं बैठा हुआ तो उसने आपके लिए क्या काम करना, उसे किसको रिप्रेजेंट करना, उसने मुल्क की क्या रिप्रेजेंटेशन करनी? एब्सोल्युटली हो ही नहीं सकती। सो उसके लिए जब रियल लोग बैठेंगे तो रियल बात भी करेंगे। अब दूसरी चीज़ जो मैं आपको कहूँ कि कहाँ ये लिखा हुआ है जमहूरियत के अंदर कि आप पर्चे कर दें, आप बंदों को मारें, आप इज़्ज़त और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल कर दें, आप लोगों के बिज़नेस बंद कर दें, जो आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस करे उसको माफ़ी दे दें? कहाँ ये कौन से लॉ में, कौन सी जगह पे? मैं तो खुद सुप्रीम कोर्ट का वकील हूँ, मुझे तो नहीं समझ आज तक साहब के टाइम पे तो ये होता रहा। बिल्कुल भी ऐसा नहीं हुआ, कतन ऐसे नहीं हुआ। राना मियाँ सनाउल्लाह साहब के खिलाफ केस मियाँ बना, पर बाद में साहब आपके की ही मियाँ कई राना सनाउल्लाह साहब सियासतदानों की ने कहा राना पीटीआई के गलत हो गया। राना सनाउल्लाह साहब की किसी फैमिली की ख्वातीन को नहीं कहा गया कुछ भी। मियाँ नवाज शरीफ साहब की मरियम खुद पॉलिटिशियंस थी, पॉलिटिकल उसके अंदर थी, और हमारी गवर्नमेंट पे नहीं। जब शायद खाकान अब्बासी साहब प्राइम मिनिस्टर थे तब भी तारीखें भुगत रही थी। वो जरदारी साहब हमारे दौर के केसेस नहीं भुगत रहे थे, इन्हीं के दौर के केसेस भुगत रहे थे। 10 साल उन्होंने हमने उनको जेल में नहीं रखा, उनको इन्होंने ही रखा। इन्होंने ही कहा जो आज बैठे हुए हैं कि बड़े भाई साहब कह रहे हैं, छोटे भाई साहब कह रहे हैं, इनको सजा दे दें जितने भी हो सकते हैं। यार जस्टिस क्यूम वाली सारी चीज़ें तो ऑन रिकॉर्ड है। अब जब बेनिफिट्स इकट्ठे होंगे तो आपको हर चीज़ प्रायोरिटी की जगह सेकेंडरी टास्क पे चली जाएगी। बेनिफिट एक ही इकट्ठा होना चाहिए मुल्क पाकिस्तान के लिए, और पाकिस्तान को जब उसके रियल रिप्रेजेंटेटिव्स रिप्रेजेंट करेंगे तो आपको रिजल्ट भी मिल जाएगा। राजा कमरुल इस्लाम साहब, ये तो मामला फिर मुझे तो नहीं लगता ऊँट किसी करवट बैठने वाला है, क्योंकि जो बातें कर रहे हैं अली बुखारी साहब उसमें ज़्यादातर चीज़ें रिप्रेजेंटेटिव लेजिटिमेसी इन चीज़ों की बातें कर रहे हैं। देखें, बातें तो खैर बहुत सी की जा सकती हैं, लेकिन मैं दाद दूंगा अली भाई को इस बात पे कि सारे अक्रॉस द पॉलिटिकल डिवाइड लोग इस बात पर मुतफिक हैं कि दुनिया में दो लोगों का पाकिस्तान की सियासत में दफ़ा करना और उनके दफ़ा में बोलना सबसे मुश्किल काम है। एक उस्मान बुज़दार साहब का और एक अली अमीन गंडापुर साहब का। उनके जो थे एज़ चीफ मिनिस्टर जो रोल या एज़ मिनिस्टर भी फार्मर या रवैये थे वो बिल्कुल सियासी नहीं है। इस पे सारे सबका इत्तेफाक है, इवन इनके अपने दोस्तों का। इमरान इस्माइल साहब भी कह गए प्रोग्राम में कि गवर्नमेंट जाने की बड़ी वजह या जो तनाव बढ़ा इस्टेब्लिशमेंट के साथ, उसकी बड़ी वजह उस्मान बुज़दार, ये खुद कहा उन्होंने, मैंने नहीं कहा। ज़ाहिर है वो उसमें जमात के अंदर से भी यही बात है। साहब से इस पे करूंगा परफॉर्मेंस का इशू था, कैपेसिटी के इशू थे, आपके एटीट्यूडनल इश्यूज थे और हैं, तो ये वाकई इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन बात यह है कि फिर अल्टीमेटली तो बैठना पड़ेगा, इसके बग़ैर कोई चारा नहीं है, सियासी ताकतों को बैठना पड़ेगा। हाँ, अगर ये आवाज़ें दे के तो किसी को पुकार रहे हैं किसी को, और वो चाहते हैं कि किसी मखसूस साइड पे मुज़ाकरात हों, तो फिर बात दूसरी है, वरना मुज़ाकरात तो हमेशा सियासी जमातों के मुश्किल तरीन अदवार में भी देखें। अभी वो टाइम पूरा मौका दूंगा। अली बुखारी साहब ये जो बात कर रहे हैं, क्यों बार बार फिर किसी और को दावत दी जा रही है? जब पॉलिटिकल पार्टीज मौजूद हैं तो ये तो गलत हो जाएगा ना, फिर तो खुद दावत देना तो मेरा ख्याल है बड़ी अजीब बात हो जाएगी। अरसलान, बात यह है कि एक होता है मनफी प्रोपेगेंडा। अब बात यह है कि जो बात करता है, मैं आपको बता रहा हूँ सर, मैं आपको तो पता ही है कि कहाँ से आई थी। जी मैं आपको बता रहा हूँ सर। अब दो बातें कमर भाई ने की, मैं उसको वन बाय वन एड्रेस करूँगा। नंबर वन, इन्होंने सीएम की बात की। यार मरियम नवाज साहिबा जैसी इमेच्योर सीएम पूरे पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी नहीं आई। उनके पिछले 2 महीने के देख लें, आप वन बाय वन सारी एपिसोड्स निकाल लें, एंड आई टेक फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैच कर लीजिएगा पिछले सीएम सब के साथ। इमेच्योरिटी की बात की है। नंबर 2, आपने कहा भाई जिनके राब्ते होते हैं, जो बैक डोर पॉलिसीज़ चलते हैं, वो गाड़ियों की डिग्गियों में बैठ के जाते हैं, उस कॉर्नर में वो जाके मुलाकात करके आते हैं, भाई को उठा के बाहर रख देते हैं और मैच कर लेते हैं। एवरीवन नोज़। अब ये हम 2024 में हैं, ये कोई सन 77 नहीं है जब भुट्टो साहब को फांसी लग गई और उसके बाद पता नहीं चला लोगों को। अब हर चीज़ खुली आम है, सबको पता है कौन गाड़ी की डिग्गी में बैठ के किसके पास गया, कहाँ से क्या हुआ, कहाँ से क्या हुआ। सो द इशू इज़ पॉलिटिकल लोगों से ही पॉलिटिकल बात होती है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। और सियासत में गुफ्तगू होती है। डीलें शिलों का कायल ना मैं हूँ, ना मेरी पार्टी है, ना इमरान खान साहब। होते तो 8 महीने से जेल ना काट रहे होते।
उनकी वाइफ जेल ना काट रही होती, उनकी बहनें धक्के ना खा रही होती, शाह महमूद कुरैशी साहब को ठुड्डे और मुक्के ना मारे जाते वहाँ पर, परवेज़ इलाही साहब की पसलियाँ ना टूटी होती और उनकी फैमिलियाँ दरबदर ना हो रही होती, ये गुफ्तगू इज़ समथिंग एल्स, वो पॉलिटिकल लोगों में होती है। लेकिन उसके लिए आपको माहौल पैदा करना पड़ता है। आप सब कुछ कर दें, हमारी पार्टी का स्लोगन ले लें, बल्ला ले लें, लोगों को तोड़ दें, चीज़ें तोड़ दें, सब कुछ करने के बाद आप उसके बाद इलेक्शन भी चोरी कर रहे हैं और कहीं आप बात करो, यार क्या बात करें। बातचीत ज़रा मजीद और किसी पैराए पर जारी, हम चाहेंगे कि इसको ज़रा दीगर मामलात पर भी डिस्कस कर लें। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। अली अमीन गंडापुर साहब की तमाम बातों को डिफेंड किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है, किया जा सकता है। अगर मरियम नवाज साहिबा की बातों को डिफेंड किया जा सकता है। आप वन बाय वन आए, मैं वन बाय वन लॉजिक के साथ बात बतौर करूंगा। प्राइम मिनिस्टर सीएम तो ये सब नहीं कहा, इस तरह की तो कोई बात नहीं की उन्होंने बतौर सीएम। यार वो तो कहती हैं कि मैं तो खुद मैं गई तो थी मैं तो मिलने कहता के लिए हूं अपोजिशन के साथ। जी, मैं तो कहता हूं कि उनके लिए इतना बड़ा इशू है जिसको सारी ज़िंदगी वो नहीं बुला सकेंगी और बुलाना चाहिए नहीं और ना आवाम को बुलाना चाहिए। जो पंजाब का हाल उन्होंने किया गंदम के ऊपर, क्या वो उससे बड़ी पार्ट ऑफ इट। देखिए जी, निगरान सेटअप आया, मैं बताता हूँ मैं क्यों उसको इंटेलिजेंट कह रहा हूँ, मैं बताता हूँ। निगरान सेटअप आया 90 दिन के लिए, 1.5 साल गुजार गया इनकी वजह से। उससे पहले 16 महीने इन्हीं के चाचा साहब जो हैं वो बैठे हुए थे, इन्हीं की गवर्नमेंट थी। तो ये तो पिछले 2 साल से रन कर रहे हैं, ये तो उसी के अंदर थी। अच्छा चले, एक बात ऐड कर दूं, किसकी इजाज़त से आपकी, चले पिछली गवर्नमेंट गई निगरान, सो कॉल्ड निगरान तो नहीं, उनको 1.5 साल लगा गए, वो कहाँ से निगरान आ गए, लेकिन वो दे के चले गए। आपको नहीं पता चला आपकी कॉम्पिटेंसी कहाँ पर थी कि आपने 35 लाख टन गंदम रोड पर रूल रही है। अब मैं उसके ऊपर भी नहीं आऊँगा कि वहाँ आपकी क्वालिटी क्या आई और आपके जो मिल ऑनर्स हैं वो कैसे क्रश कर रहे हैं गंदम और कैसे मिक्स एंड मैच करके वहाँ को दे रहे हैं, क्योंकि जो इम्पोर्ट की गई उसकी हालात ही नहीं है खाने वाले। वो फैक्ट्स की बातें हैं, वो आप बिल्कुल जाके रिकन्फर्म कीजिएगा। अच्छा चलिए, मैं इस पे आपका ठीक हो गया। राज साहब कुछ कहना चाहेंगे, फिर मैं मिर्जा साहब कहना, मुझे आपने दिया ही कुछ नहीं तो मैं कहना क्या चाहूँगा। सर पहली बात तो उन्होंने कहा कि वो डिफेंड कर रहे हैं। पहली बात तो यह है कि मुझे अली अमीन गंडापुर को डिफेंड करने की जो वजूहात है वो समझ आ गई, लेकिन मैं ये कहूँगा कि हमेशा चीफ मिनिस्टर्स का जब सूबों के दरमियान तकाबुल है तो वो कारकर्दगी की बुनियाद पे किया जाता है, और कारकर्दगी की आज की तारीख़ में 3 महीने हुए हैं, हुकूमत 4 महीने हुए हैं, हमारे मोबाइल अस्पताल सड़कों पे दौड़ रहे हैं, ये 4 महीने के मामलात हैं। तो बाकी चीज़ों का आप तकाबुल कर लीजिएगा, पहले भी बुज़दार साहब का भी तकाबुल कर लें, मरियम साहबा से कर लें, शहबाज शरीफ साहबा से कर लें, तो हम अपने प्रोग्राम में तो ये बात तकाबुल करते थे। इसी तरह में जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन के गवर्नेंस के प्रॉब्लम थे उस पर बात करते थे। इसी तरह आप अपना अली अमीन गंडापुर साहब का भी अपना इससे जो ANP की हुकूमत थी उसे तकाबुल कर लें, उससे पहले माजी में मुस्लिम लीग नून की भी रही, MMA की भी रही, तो उनसे तकाबुल करेंगे तो वो चीज़ें तो खैर सामने आ जाएंगी। लेकिन ये जो अभी सिलसिला चल रहा है कि कभी वो बिजली कंपनी वालों को धमकी देते हैं कि मैं मतलब वो टेक ओवर कर लूँगा, कभी इस्लामाबाद पे हमले की धमकी देते हैं, कभी मौलाना फजलुर रहमान साहब को ललकारते हैं, कभी गवर्नर साहब की गाड़ी पेट्रोल सब बंद करने की भी गवर्नर साहब का है कि वो जी घुस नहीं सकते और वो फलां, ये वो बेसिकली बुनियादी चीज़ें हैं कि जो वो आवाज़ें दे रहे हैं। और लेजिटिमेसी का जहाँ तक ताल्लुक़ है, लेजिटिमेसी के लिए फिर मैं वही बात कहूँगा कि वो अदालतें ही फोरम हैं जो लेजिटिमेसी का तयन करेंगी। वो कहीं पे कोई कैमरा नहीं कर सकेगा, कहीं कोई एंकर नहीं कर सकेगा, ना कोई मीडिया का प्लेटफॉर्म, ना कोई सियासी जलसे का स्टेज। तो इसलिए हमें कम से कम यही यहाँ से ही वो गलती की इब्तदा होती है कि जब यानी आप कहें कि जी आवाज़ें आप दें कि जी आए और आप हमें रेस्क्यू करें और आप हमारे साथ खड़े हों तो फिर ठीक है, फिर कोई गलती नहीं है। और अगर वो किसी के साथ ना खड़े हों तो फिर आप आवाज़ें दें उनको और नाम लेके कहें कि जी हम फ़लाँ फ़लाँ के अलावा किसी से मुज़ाकरात नहीं करेंगे। तो ये कुछ चंद चीज़ें, मेरा ख्याल है मैं इससे ज़्यादा बात नहीं करूँगा कि आप कारकर्दगी का तकाबुल कर लीजिएगा, चीफ मिनिस्टर्स का भी कर लीजिएगा और दीगर चीज़ों का। अच्छा नहीं, मिर्ज़ा साहब क्या कहते हैं सर, ये जो बयानबाजी है, जिस तरह की सख्त ज़बान है, मैं किसी भी तरफ से हो, आप समझते हैं कि ये मामला किसी तौर पे 5 साल चल पाएगा इस तरह, और कोई मसाइल जो अवामी मसाइल हैं वो हल हो पाएंगे? अपोजिशन के पास भी 100 से ज़ायद सीट्स मौजूद हैं और फिर हर जगह ही मौजूद हैं, पंजाब में भी बैठे हैं, बाकी जगहों पर भी बैठे हैं। फिर जो KP के इस वक्त CM हैं उनके साथ फेडरल कैसे चलेगा? देखिए, पहली चीज़ तो ये है, एक तो बहुत देर के बाद आपने मुझे मौका दिया
कि जब अपॉइंटमेंट हुआ था गंडापुर साहब का, उसी वक्त पूरे पाकिस्तान को पता चल गया था कि इन्होंने ऐसा आदमी रखा है जो कन्फ्रंट्रेशन की पॉलिसी इख्तियार करता है, इख्तियार करेगा। और जिस दिन अपॉइंटमेंट हो रहा था और टेकिंग के फ़ौरन बाद से उनके बयानात आने शुरू हो गए गवर्नर KP के कुंडी साहब के बारे में, और आज तक वो मीन से मीन बयानात वहाँ से आ रहे हैं कि वहाँ रहने नहीं देंगे, गाड़ियाँ मुझसे मांगनी पड़ेगी, पेट्रोल बंद कर दूँगा वगैरह। आप सूबे के मसाइल को समझें, आपके गंभीर मसाइल हैं उनको हल कराएं, मरकज़ से मिलके मरकज़ के प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट कराएं। ये आपकी रेटिंग होगी, ये आपकी कारकर्दगी होगी। ये कारकर्दगी नहीं होगी कि कितना आपने बदतमीज़ी की या कन्फेडरेशन की पॉलिसी की या गवर्नर साहब को आपने बदतहज़ीब तरीके से एड्रेस किया। अगर PTI वाकई में चाहती कि KPK की कुछ खिदमत हो सके, उनके मसाइल हल हो सकें, उनके बड़े इश्यूज मरकज़ से, उनके मरकज़ के प्रोजेक्ट कंप्लीट हो सकें, फ़ंड रिलीज़ हो सकें, तो वो एक ऐसे आदमी को सुलझे हुए को यहाँ बनाते चीफ मिनिस्टर जो कन्फ्रंट्रेशन की पॉलिसी इख्तियार नहीं करता। लेकिन PTI ने जिस दिन अपॉइंट किया है, मैंने उसी दिन, मैं पार्लियामेंट था, इजलास हो रहा था, मैंने बता दिया कि ये अब कन्फ्रंट्रेशन की पॉलिसी है और रोज़ बदतमीज़ी और तू मैं में चलेगी। और जो गवर्नर साहब हैं वो भी चुप तो नहीं बैठेंगे, वो अपने दफ़ा करेंगे। और सफ़र कौन करेगा? सफ़र करेगा सूबा, इससे कुछ हासिल नहीं होगा। तो मैं ये समझता हूँ कि कन्फ्रंट्रेशन की पॉलिसी बज़ाहिर तो बड़ी अच्छी लगती है कि जी शेर बन के ललकारा, लेकिन सूबे को क्या मिलेगा? आपका है महरूमी, डिसअपॉइंटमेंट, वो उम्मीदों पे पानी फिरेगा जिसके तहत वो आपको लेकर आए वहाँ के लोग। तो मैं समझता हूँ कि ये बातें बड़ी मीन बातें हैं कि आपने इस्लामाबाद में KPK हाउस के ऊपर दरवाजे बंद कर दिए। ये बहुत छोटी बातें हैं। बड़ापन यह है कि आप मुल्क के मफाद में और सूबे के मफाद में लेके चलें। आप मीटिंग करें गवर्नर के साथ, किसी मिलके इस सूबे को हम बेहतरी की तरफ लेके जाते हैं, आप भी हमारी मदद करें, आपकी कोalition गवर्नमेंट है, और इस तरह से हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन ये एक जुमला ज़रूर सुने अरसलान, और मैं बड़े वसूख से ये बात कह रहा हूँ कि PTI को अपोजिशन में रहना नहीं आता, PTI को सिर्फ पावर में रहना आता है। अपोजिशन का भी एक अपना जिम्मेदारी है। अपोजिशन में आप रह के भी मसाइल उठा सकते हैं, लेकिन PTI को सिर्फ पावर और सिर्फ पावर चाहिए होती है। हमारे यहाँ भी हाउस में मैं जाता हूँ, मैं देखता हूँ वो हाउस को नहीं चलने दे रहा है। क्या अच्छा हो रहा है? मिर्जा साहब, एक चीज़ अगर मैं आपसे पूछूं, चूँकि आप लोग गवर्नमेंट के इस वक्त पार्टनर भी हैं, गवर्नमेंट साथ चला रहे हैं, मरियम नवाज साहिबा की कारकर्दगी से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुतमईन है? देखिए, अभी ये बहुत अर्ली है बात करना, और ये जिनकी तरफ से वो नामजद, जिनकी हुकूमत है पंजाब में, वो बताएंगे। मैं समझता हूँ ये हमारा कबलस वक्त होगा कि हम कहें। हम अपने सूबे की बात कर सकते हैं कि जहाँ पे मेडिकल सेक्टर्स में हमने रिफॉर्म्स किए हैं, जहाँ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में पूरे मुल्क के लिए हमने एक नमूना बना के छोड़ा है कि वो फॉलो करें उसको। उसमें हमने मोटरवेज भी बनाए हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में, हमने एंग्रो थरकोल के प्रोजेक्ट भी बनाए हैं। तो हम अपना कम से कम फ़ख्रिया बतला सकते हैं। और अभी बिलावल साहब अपना पार्लियामेंट में आए थे असेंबली में, उन्होंने भी ये कहा कि हम हेल्प भी करने को तैयार हैं इस मॉडल को। अगर आप रिप्लिका करना चाहते हैं अपने सूबों में तो हम मदद करने को तैयार हैं। तो जी बिल्कुल, हम अपने सूबे में बड़ा फ़ख्र कहते हैं कि मुराद अली शाह साहब एक अच्छा काम कर रहे हैं। वो तमाम उन प्रोजेक्ट को उन्होंने। मिर्जा साहब, ये मैं इसलिए जानना चाह रहा हूँ, अब अभी तो सिर्फ सूबे की मैं बात कर, लेकिन हम फेडरल में भी आप लोग शायद साथ हैं, आने वाले दिनों में शायद वजारतें भी लेंगे।
और बड़े करीब है वो दिन जब वजारतें भी आ जाएंगी, तो किसी ना किसी बुनियाद पे सेटिस्फैक्ट्री एलिमेंट तो होना चाहिए ना कि हाँ काम ठीक हो रहा देखिए, है, जिसकी वजह से पीपल्स पार्टी साथ है। हाँ, मरकज़ की हुकूमत में तो मैं कह सकता हूँ कि जी हमारे रिजर्व्स बढ़े, स्टॉक एक्सचेंज 75,000 की नफसियाती हद अबूर कर चुका है, करंट अकाउंट खसारा हमारा मुस्बत रहा है, सरप्लस लिया $453 मिलियन, जो मनफी में था। जीडीपी ग्रोथ भी हमारी बढ़ रही है, अफरात ज़र जिसको आप महंगाई कहते हैं उसमें कमी आई है, 21% पे आ गई है 30% से, तो मार्कअप रेट भी कम होंगे। तो ये तो तमाम अच्छे इशारे हैं, हमारे अच्छे इंडिकेटर्स। लेकिन सर बिजली के बिल बढ़ेंगे, गैस के बिल बढ़ेंगे, महंगाई फिर बढ़ जाएगी, पेट्रोलियम लेवी बहुत हाई है। बिल बढ़ने का सबब होगा वो चोरी, वो थेफ्ट, वो टीएनडी लॉसेस, आईपीपी की कैपेसिटी पेमेंट्स नहीं होंगी। डिस्कोस कंपनी आईपीपी की सबसे बड़ी जो नालत है आईपीपी वो है एग्रीमेंट का पुराने शराइत पे तजदीद होना, रिन्यूअल होना। पुरानी शराइत पे मैं कहता हूँ जो एग्रीमेंट रिन्यू कर रहे हैं वो नई शराइत पे करें, उसमें कैपेसिटी चार्ज पे ना करें, शर्त हो उसमें आप कम्पिटिटिव बिडिंग के ऊपर बिजली खरीदें आईपीपी से, ताकि आपके ऊपर कैपेसिटी सरचार्ज का जो तलवार धड़ाधड़ उसका मीटर चलता है वो रुक जाए। 5,500 अरब रुपए हमारा सर्कुलर डेट हो गया है। तो रेवेन्यू कलेक्शन के गैप्स भी 9,000 अरब से बढ़ गए। अभी आने वाला बजट होगा, बजट में फिर नए मसाइल बढ़ जाएंगे। पाकिस्तान में तो टैक्सेशन तनख्वाहदार तबका और पेंशनर पे लगने जा रही है, बेचारे वो परेशान है। सोलर जब ये बढ़ेंगे, जब ये बढ़ रहे हैं तो IMF कहता कीमत बढ़ाओ, और कहाँ से ये खसारा पूरा होगा जो गरीब आदमी बर्दाश्त नहीं कर सकता। अभी मैं उठकर आया हूँ, कराची के टॉप के इंडस्ट्रीज मल्टी बिलियनर जो थे वो यही कह रहे थे सनतें अनकम्पिटिटिव हो रही हैं, बिजली और गैस की कीमतें बारे में नहीं आ रही हैं, एक्सपोर्ट मुतासिर हो रहा है, स्मगलिंग हो रही है। तो सर यही तो चीज़ें, यही तो है मैनेजमेंट हमने उठाई हैं, मैंने हाउस में खुद उठाई हैं। मैं 15 तारीख के सवाल जवाब के सेशन में और 17 तारीख जो कल मैं वहाँ से आया हूँ सेशन में, ये चीज़ें मेरी बुकलेट पढ़ सकते हैं आप। ठीक हो गया, यहाँ मिलेंगे एक ब्रेक। जो बात कर रहे थे मिर्जा साहब कि अपोजिशन करना नहीं शायद आती, इक़्तिदार में होते तो आप लोगों को इक़्तिदार करना आ जाता है, लेकिन अपोजिशन बन के उन मसाइल जो अवामी मसाइल हैं उस पर काम करना नहीं आता। शायद शोर शराबा और असम्बली से बाहर ज़्यादा सड़क के रोड शोज़ पर ज़्यादा तवज्जो है। अरसलान बेग साहब हमारे सीनियर हैं, बुज़ुर्ग हैं, निहायत एहतराम के साथ उनकी दो चीज़ों को मैं एड्रेस करता चलूँ और विद कंप्लीट फुल अंडरस्टैंडिंग और कंप्लीट में उसकी फुल आई टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दैट। देखें जी, हमारी हुकूमत तो रही 3.5 साल और 3.5 साल, और हमें कहते हैं ये इक़्तिदार से बाहर नहीं रह सकते। इनकी हुकूमत तो रही 35 साल ऑफ एंड ऑन, 70 से शुरू कर दें आप, और यही गवर्नमेंट जो आज कोलिशन में बैठी है यही ऑफ एंड ऑन बैठी रही, तो अपोजिशन में तो आप नहीं बैठ सकते। मुझे वो टाइम भी याद है जब हमने पढ़ा देखा अपनी आंखों से कि जब बेनज़ीर भुट्टो आती होती थी असेंबली में तो उनके बारे में अलकाबात बोले जाते थे इस साइड से, जो 93 की असेंबली में घुसे चले और मुक्के चले, जो चांगा मांगा और मरी चीज़ें हुई। अब हिस्ट्री तो आपके सामने होगी ना अली भाई, इसलिए ऑन नहीं करूंगा क्योंकि शेख रशीद साहब के बारे में जो कुछ कहा जाता रहा, मौलाना फजल रहमान के बारे में जो कुछ कहा जाता रहा, शाह महमूद कुरैशी साहब के बारे में जो कुछ कहा जाता रहा, मैं यही नाम ले रहा हूँ, फवाद चौधरी साहब और उस टाकरे में जो कुछ हुआ वो सारे साथ। देखिए अब यही तो मैं अब बात मैं यही कह रहा हूँ कि दूसरी बात इन्होंने कही वो बड़ी सिंपल सी बात बता रहा हूँ। अली अमीन गंडापुर साहब की बात की, भाई वो तो अवामी रिप्रेजेंटेटिव है, वो तो 2013 से भी जीतता हुआ आ रहा है हर दफ़ा, और वो सीटें जीता है कि जो मुफ्ती महमूद साहब से जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब भी हार गए थे, अली अमीन गंडापुर साहब वो सीट भी जीते, 2 सीटें जीते, 13 में भी जीते, 18 में भी जीते, 24 में भी जीते। मीनिंग बाई ही इज़ द रियल फेस ऑफ पीपल, वो पीपल लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है और रिप्रेजेंटेशन की बुनियाद पर वो CM बने हुए हैं। जो गवर्नर साहब की बात की ना, गवर्नर कॉन्स्टिट्यूशनल एक पोस्ट है जो स्टेट को रिप्रेजेंट कर रही है, बड़ी सिंपल सी, मैं तो लॉ की बात बता रहा हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन की बात बता रहा हूँ आपको, ठीक है। जो पीपल रिप्रेजेंटेशन है वो सारी की सारी आपके CM के पास है। कौन सा CM? जिसके बारे में मैंने बता दिया कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब 4 जगहों से लड़े थे, शायद 5 या 4 में से 1 सीट हारे थे, वो सीट जो है उसके बाद सिर्फ और सिर्फ अली अमीन गंडापुर ने जीती, इसके अलावा कभी किसी ने नहीं जीती और लगातार जीतते आ रहे हैं।
सो ही इज़ द रिप्रेजेंटेटिव। दूसरी बात बेग साहब ने मरियम के बारे में आपने क्वेश्चन किया, उन्होंने बताई, थोड़ा सा मैं उससे भी इख्तलाफ करता हूँ। उसको तो 2-2.5 महीने हो गए, इसलिए उसको भी टाइम दे दें आप, और अलीमीन गंडापुर साहब को भी तो उतना ही टाइम हुआ है, बल्कि उसके बाद आए। और तीसरी चीज़ जो उन्होंने कही, गरज के बात करना चीज़ें, यार अपना राइट मांगना क्या गलत है? अगर फेडरल ने पैसे देने हैं तो फेडरल पैसे क्यों नहीं दे रही? इसका जवाब तो वज़ीर आज़म देगा ना, कि वज़ीर आज़म साहब 18th अमेंडमेंट आ गई, सूबे को उसका राइट दें, आज बंद कर दें 18th अमेंडमेंट के तहत आप सिंध का पैसे, तो मैं देखूंगा कोल्यूशन कैसे चलेगी, एक दिन भी नहीं चल सकती, नॉट इवन अ सिंगल डे। 18th अमेंडमेंट के ऊपर आप हाथ रखें, इसका मतलब है पीपल्स पार्टी की शरक पे हाथ रखती है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन ठीक है, अली अब जब 18th अमेंडमेंट 3 सूबों में आ रही है, तो यार आप चौथे में नहीं दे रहे, मीनिंग बाय कि आप ज्यादती कर रहे हैं। तो भाई एजिटेशन मेरा राइट है, कॉन्स्टिट्यूशन एजिटेट करना मेरा राइट है, अपनी बात का आवाज़, आर्टिकल 15 to 18 मुझे कॉन्स्टिट्यूशन नहीं जाना नहीं है ना, यार इश्तियाल का क्या मतलब? जो बातें की गई तकरीरों में मरियम नवाज साहिबा की, उससे ज़्यादा इश्तियाल तो कहीं भी नहीं हुआ। इदारों के बारे में भी अगर आप, इफ़ यू वांट मी टू ऑनेस्ट अबाउट इट, तो खड़े होकर नाम लेके सिटिंग जर्नल, सिटिंग जजेस के नाम लिए गए, किसी और ने नहीं लिए, सिटिंग लोगों के। तो ये कि ऐसे नहीं होता, एक कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन चीज़ें चलनी चाहिए और उसको लेकर चलना चाहिए। लेकिन आपको सूबों का राइट तो देना पड़ेगा ना। आप सूबे का राइट ना दें और कहीं सीएम बोले भी नहीं, क्यों यार? वो सीएम लोगों का रिप्रेजेंटेटिव है, लोगों की वोटें लेकर जीत कर आया हुआ है। हमने तो कभी नहीं कहा कि सिंध के पैसे बंद कर दें आप, क्योंकि वो लोगों के नहीं लगाएंगे, लोगों को वोट नहीं देंगे। अच्छा, लेकिन फेयर इलेक्शन हो तो तब। राजा कमल साहब, जी जनाब, यही बात आपसे, वो तो कह रहे हैं कि पैसे नहीं मिल रहे, जिसकी वजह से सीएम को बात करना पड़ रही है। नहीं, पैसों की तो खैर अभी नौबत नहीं आई, अभी ये बजट आएगा और उसके बाद अगर पैसे पिछले 6-8 महीने जब निगरान हुकूमत थी तो क्यों रोके गए थे, चले अगर इसी लॉजिक पे आ जाएं तो ये तो खैर वर्बोसिटी है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। बाकी यह है कि जो बाउंड है फेडरल गवर्नमेंट, जो शेयर बनता है, बोथ वेज है ना, कि वहाँ पर भी कलेक्शन हो रही है फेडरल गवर्नमेंट के बिहाफ पे, बहुत से सूबाई महकमे FBR की कलेक्शंस करते हैं, तो ये आपस में जो महकमा ख़जाना है वो आपस में निबड़ेंगे। ये तो मैं समझता हूँ कि सियासी नारा है कि जी वो फ़लाँ चीज़ नहीं मिल रही, जो भी तयशुदा है आपस में काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के मुताबिक वो चीज़ें मिलेंगी। कभी ऊपर हो जाता है, कभी नीचे। बहुत से पंजाब के ड्यूज़ होंगे, बहुत से सिंध के ड्यूज़ हैं। सिंध के चीफ मिनिस्टर भी अभी एजिटेट करते और अपना प्रोटेस्ट करते पाए गए मीटिंग में, और प्राइम मिनिस्टर ने उन्हें इंश्योर किया कि इंशाल्लाह वो अच्छा, मतलब ये कि राइट फोरम पर उन्होंने मतलब वो राइट फोरम पे बातें आपस में करते हैं। अब अच्छा, ये चीज़ और जरा मैं ये जलसागाह तो फोरम नहीं है अपने इन चीज़ों का। मियां शहबाज शरीफ यानी प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि सदारत मियां नवाज शरीफ से लेना बड़ा जुल्म था, उनकी अमानत है, मैं उन्हें वापस करूंगा। पार्टी के अंदर भी कुछ ऐसा मामला चल रहा है क्या? नहीं, आपने खुद ही वो बात कर दी कि जो सदर थे और जो उनके सदारत मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले करना चाह रहे हैं, उन्होंने खुद फरमाया कि उस वक्त जब सदारत ली गई उनका इशारा उस तरफ था जब एक अदालती फ़ैसले के ज़रिए उन्हें वज़ारत उज़्मा से तो महरूम किया गया, लेकिन साथ उन्हें पार्टी की सदारत से भी महरूम किया गया। तो वो तो उसकी तरफ उनका इशारा था जिसकी तरफ ये चीज़ें अभी वापस जा रही हैं। मैंने पूछा इसलिए क्योंकि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर लाने की भी कोई वजह थी क्या? देखें, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का तो बड़ी इस पे डिबेट हो चुकी है महला, अब इस पे आके नहीं, तो लेकिन दोबारा क्या कोई ये बीटिंग एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट, फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स वाली बात है ना, ठीक है कि वो तो एक चीज़ थी कि अगर आप फ़र्ज़ किया फॉरेन मिनिस्टर की का स्टेटस थोड़ा सा उसको करना चाहते हैं, ये तो कोई ऐसी पोस्ट नहीं है जिसमें कोई पर्क्स फालतू हों, जिसमें कोई ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट तो है नहीं। ये तो सीनियर मिनिस्टर भी एक होता है, तो वो उसको डिप्टी प्राइम मिनिस्टर आप कह दें, ये तो इसमें कोई। अच्छा चलिए, अब जरा बात करनी है मुझे किर्गिस्तान वाले वाक़े के हवाले से। आप तीनों हजरात से चूँकि हुकूमत का हिस्सा रहे, पीपल्स पार्टी भी रही, नून लीग भी रही, अभी भी दोनों हुकूमत का हिस्सा है, PTI भी रही। ऐसा क्यों होता है कि मुल्क से बाहर जब तलबा या वहाँ पर रहने वाले कम्युनिटी, पाकिस्तानी कम्युनिटी को कोई मसाइल होते हैं, एम्बेसी का रोल बड़ा कम क्यों दिखाई देता है? मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब चूँकि सीनियर पॉलिटिशियन भी हैं, अब चीज़ों को समझते भी हैं, बड़े अदवार गुजारे आपने गवर्नमेंट के साथ, अपोजिशन, पीपल्स पार्टी के साथ, क्यों हमारी एम्बेसी का रोल बड़ा कम दिखाई देता है? वहाँ पे बड़े बच्चे परेशान हैं, बच्चे क्या, वहाँ पे रहने वाली कम्युनिटी बड़ी परेशान है। अभी थोड़ी देर पहले मेरी बात हो रही थी, जो रियलिटी है वो इससे बिल्कुल अलग है, बड़ी ख़तरनाक रियलिटी है। मेरी अभी बात हो रही थी, मैंने वहाँ से कुछ आई हुई वीडियोस देखी, वहीं से कम्युनिटी ने शेयर की हैं। मेरी अभी 5-10 मिनट पहले प्रोग्राम से बात हुई है वहाँ पर। तो क्यों रोल नहीं बढ़ाया जाता? क्यों हमारी एम्बेसी को सोचना पड़ता है? मॉनिटरिंग कर रहे हैं, चीज़ों पे नज़र रखे हुए हैं, निकालते क्यों नहीं? कम्युनिटी को निकालने के लिए क्यों मुल्कों से बात नहीं करते कि भाई हमारे लिए हमारे लोग अहम हैं?
देखिए, पहली बात तो यह है कि आपके बाप की तरह गार्डियन की हैसियत आपकी एम्बेसी की या कौंसलेट की होती है बाहर, और वो अपने तमाम शहरियों को, पाकिस्तानी जो होते हैं, उनकी ज़िम्मेदारी है कि उनको लुक आफ्टर करे। मैं ख़ुद एक डिप्लोमेट हूँ, मैं कौंसल जनरल हूँ, एजाज़ी कौंसल जनरल यमन का। यहाँ पे 50 यमनी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं हायर एजुकेशन, मेडिकल, इंजीनियरिंग, बी फार्मेसी की। आप यकीन करें, स्कॉलरशिप पे आधे हैं, आधे अपने पेमेंट्स पे हैं। पहली तारीख को आ जाते हैं जिनके पैसे नहीं आए होते कि सर नो मनी, और आप बच्चों की तरह उन्हें ईद, बकर ईद और ऐसे मौक़ों पे ट्रीट करते हैं, क्योंकि आपकी ज़िम्मेदारी है, यमनी है। पाकिस्तान के साथ पता नहीं ये क्या अलमिया है कि हमारे स्टूडेंट्स या बाशिंदे सिटीजनशिप जो बाहर जाते हैं, दे आर नेवर लुक्ड आफ्टर बाय द एम्बेसी। वो मुझे उनकी प्राइम जिम्मेदारियों में से है कि उनकी सेफ्टी को, उनकी हिफाजत को इंश्योर करें। अक्सर ये हुआ है कि इस तरह के वाक़यात होते हैं, कोई सैलाब, कोई हमला, उसमें कुछ लोग शहीद हो जाते हैं वगैरह। एम्बेसी उनके एक्सेस में नहीं होती, हमें यहाँ लोग कांटेक्ट करते हैं, फिर हम वहाँ पे फ़ोन करते हैं और फिर जाके। मैं समझता हूँ ये प्राइम जिम्मेदारी है हर सफारत की, हर कौंसलेट की, कि अपने पाकिस्तानी शहरियों को वो तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। और अगर किसी वजह से, जैसे ये यूनिवर्सिटीज़ में लड़ाई झगड़े हुए हैं ग्रुपों में, तो ऊपर से ऊपर लेवल पे उनको प्रोटेक्शन दे, उनको उस माहौल से निकाले, यहाँ तक कि उन्हें पाकिस्तान भेजे। उनके वालिदैन का क्या हाल है, जो समझ रहे हैं कि उनके बेटे के साथ कुछ भी हो सकता है। सर वीडियोस देखकर ही तो उनके वालिदैन ने मुझसे कांटेक्ट किया, फिर वो वहाँ पर मेरा कांटेक्ट हुआ। तो ये वो एम्बेसी को और वहाँ एम्बेसडर साहब को मैं भी आपके चैनल के तवज्जुह से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि खुदा रब आपके बच्चे हैं, उनके वालिदैन जो तड़प रहे हैं, इतने ही तड़प नहीं तो आधी तड़प आप में भी मुझे और हम सबको नज़र आनी चाहिए। उनको आप एम्बेसी बुलाएं, वहाँ पे रखें, आप फ्लाइटें करा के दें और उन्हें भेजें, ताकि उनको पता चले कि हमारे यहाँ कोई गार्डियन है, हमारा कोई लुक आफ्टर करने वाला है, यतीम नहीं है हम। ठीक हो गया राजा कमरुल इस्लाम साहब, चूँकि आप लोग गवर्नमेंट है ना, इसलिए आप दो हज़रात से पहले फिर मैं अली बुखारी साहब से इस पर बात करूँगा। क्यों इतनी देर हो रही है, फ़ौरन गवर्नमेंट लेवल पे क्यों, क्या बातचीत हो रही है, हो भी रही है कि नहीं? देखें, जहाँ तक तो इस वाक़े का ताल्लुक़ है, वो तो मैं बेग साहब के जितनी उन्होंने बातें की एम्बेसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी के हवाले से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ कि ऐसे ही होना चाहिए। और जो भी एम्बेसडर्स और एम्बेसी स्टाफ फ़ॉरेन कंट्रीज़ में, उन्हें पाकिस्तानियों की, जहाँ जहाँ पाकिस्तानी हैं, उनके जो बिज़नेस इंटरेस्ट हैं, मिनिस्ट्री को भी मुताबिक होना चाहिए। बिज़नेस इंटरेस्ट है, ज़ाहिर है जो एम्बेसी है वो फ़ॉरेन मिनिस्ट्री की ही आगे एक आम होती है उस मुल्क में। तो अब आज चूँकि, लेकिन ये आप देखें कि आज के इस दिन में, ये अभी 24 घंटे उस वाक़े को जो जिसने ज़्यादा शिद्दत पकड़ी उसको नहीं हुए, तो एम्बेसडर उनको को बुला के तो उन्हें वहाँ पे जो स्टैंडर्ड तरीका है सफारती, ज़ाहिर है उसके रिस्पॉन्स पे एम्बेसी पे हमला तो नहीं हो सकता, उन्हें वो किया गया। और वहाँ पे एक अचानक एक चीज़ फूटी जो कि बेसिकली उसमें पाकिस्तानी स्टूडेंट्स तो बिल्कुल बेगुनाह और मासूम थे, उनका तो कोई हिस्सा नहीं था। अगर झगड़ा भी हुआ तो मकामी कम्युनिटी और मिस्री कम्युनिटी का हुआ। और ये हमने अक्सर देखा है एम्बेसीज़ की ये वाली शॉर्ट कमिंग्स सामने आती हैं। कोविड में हमने देखा, ख़ुसूसन जब चाइना में कोविड की शिद्दत हुई थी, तो बड़ी सख्त कैपेसिटी बिल्डिंग की ज़रूरत है हमें। बिल्कुल ऐसे ही है कि जी वहाँ पे हमने देखा कि उस वक्त पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की बड़ी तादाद चाइना में मेडिकल और इंजीनियरिंग की तालीम हासिल कर रही है। और कोविड में आप देखें कि किस कदर वालिदैन परेशान थे और उसकी एवैक्यूएशन में कितना महीनों के हिसाब से टाइम लगा। ये तो चलें, फिर भी उम्मीद थी कि ये शायद फसादात सबसाइड हो जाएंगे और उनकी जो गवर्नमेंट मशीनरी है वो उस पर आएगी, एक्शन जब करेगी, और वो किसी हद तक चीज़ें, जब तक मीडिया पर बात ना उठे, एम्बेसी ने अपना रोल प्ले नहीं करना। मुझे ये चीज़ है कि वहाँ करना चाहिए, ये होना चाहिए था, ये होना चाहिए। कंपैरेटिवली किर्गिस्तान में हमारा जो इस्टेब्लिशमेंट है वो बहुत छोटी भी है। तो चलें, ये तो मामलात बिटवीन द कंट्री। अली बुखारी साहब, आपका व्यू भी इस पर कतई नज़र से कि किसकी क्या गवर्नमेंट है डिप्लोमेटिक रोल्स पर?
देखें यार, अभी हमें बहुत हंगामी तौर पर रिफॉर्मेशन की ज़रूरत है ये अपने डिप्लोमेटिक नॉब्स के अंदर सारी चीज़ों का। और बेसिकली ये सारे का सारा सही कहा हमारे भाई कमर भाई ने कि ये जो फॉरेन एम्बेसी है उसका काम है। बात यह है कि एम्बेसी इसलिए नहीं बनाई जाती और वहाँ पर इसलिए एम्बेसडर को नहीं रखा जाता कि वो पर्क से प्रिविलेज तो आपका यूज़ करे, पब्लिक एक्सचेकर के पैसे पे हो और आपकी एम्बेसी जो है वो अपने लोगों को लुक आफ्टर ना कर सके। उसका मकसद ये है, उसका मकसद ये है कि एम्बेसी ने नंबर 1 अपने लोगों को लुक आफ्टर करना है, अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करना है, दूसरे मुल्क के साथ उन्होंने हालात पैदा करने हैं, यही मकसद है। तीसरा मकसद इसके अलावा और कुछ गार्डियन है वहाँ पर। और अब बात यह है कि मैं खुद अपना बता रहा हूँ कि कई दफ़ा हम इतनी दुनिया के मुल्कों में गए, हमारी एम्बेसीज को नहीं पता होता कोई टूरिस्ट आया है, कितने दिन रहेगा नहीं रहेगा, और एम्बेसीज का रवैया बड़ा खिलाफ। जो हम जिस मुल्क में जाते हैं वहाँ लोग से उनसे बात करते हैं, दोस्तों से जाते हैं, एम्बेसी की बात करें, वो कहते हैं पूछता है कोई नहीं है, जाते हैं बाहर खड़े रहते हैं, बुलाता ही कुछ नहीं। पासपोर्ट रिन्यू करवाने का अजाब बनाया होता है उन्होंने। में ये इत्तफाक हुआ, बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। बहुत शुक्रिया। अली बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद थे, राजा कमरुल इस्लाम साहब हमारे साथ मौजूद थे, मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब हमारे साथ मौजूद थे। कोशिश की पॉलिटिकल के साथ साथ जो इस वक्त का प्रेजेंट सिचुएशन है उस पर बात करें, और यही हजरात हैं जिन्होंने असेंबली में भी जाकर इस पर बात करनी है, आवाज़ उठानी है। दुआ गो है कि पाकिस्तान की तमाम कम्युनिटी, स्टूडेंट हो, वर्क वीज़ा पर हो, कोई भी हो, वहाँ पर वो बाहिफाजत और खैरियत के साथ वापस आएँ या फिर इस सारे झगड़े से कहीं दूर उनको ले जाया जाए। बहुत शुक्रिया, फिर होती है आपसे मुलाकात।